हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोशल टीचर। इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 कॉलोनिज्म एंड इम्पीरियलिज्म को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कॉलोनिज्म और इम्पीरियलिज्म का मीनिंग क्या होता है। तो कॉलोनिज्म का मतलब होता है एक ऐसी पॉलिसी या ऐसा कुछ काम जिसमें पावरफुल कंट्री अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करती हैं वीकर कंट्रीज़ में। ठीक है, क्या करने के लिए? इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेने के लिए। दोबारा समझाती हूँ, कॉलोनिज्म का मतलब होता है एक ऐसी पॉलिसी जो पावरफुल कंट्रीज़ होती हैं ना, वो अपना कंट्रोल चलाती हैं वीकर कंट्रीज़ में। किसके लिए? इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, मतलब ट्रेड करने के लिए वो ऐसा कर सकती हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, इनका जो कंट्री के साथ होता है लिमिटेड इंटरफेस होता है, सिर्फ पैसों से रिलेटेड होता है। जैसे कि एग्जांपल आप ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर ले, है ना, वो स्टार्ट हुई, वो हमारे इंडिया में आई थी, किस लिए? ट्रेड करने के लिए। अच्छा, ये बात थी कॉलोनिज्म की। अगर हम बात करें इम्पीरियलिज्म की, तो इम्पीरियलिज्म का मतलब भी होता है एक पावरफुल कंट्री का एक वीकर कंट्री को कंट्रोल करना, लेकिन उनका काम सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, वो सारे फैक्टर्स पे ध्यान देते हैं। तो ये कॉलोनिज्म का एक बड़ा पार्ट हो जाता है इम्पीरियलिज्म। आई होप आपको मीनिंग समझ आया होगा। ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। नाउ इसमें क्या है कि जो मॉडर्न एज थी यूरोप में, ठीक है, वो 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी दो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट के साथ। एक है आपका रीनेसेंस, मतलब का रीबर्थ, और रिफॉर्मेशन मूवमेंट, जो कि 16th सेंचुरी में हुए थे। ठीक है, इन दोनों मूवमेंट्स की वजह से ये मूवमेंट्स क्या लेकर आए? दे ब्रॉट इंटेलेक्चुअल, सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक अवेकिंग इन यूरोप। इसका मतलब है कि ये जो मूवमेंट्स थे, इनकी वजह से लोगों के मन में सोचने की ज़्यादा क्षमता आई, वो सोशली ज़्यादा अच्छे रहने लगे, रिलीजियस और इकोनॉमिक, ये सब जागरूकता उनके अंदर आई इन मूवमेंट्स की वजह से। ठीक है, इसमें क्या हुआ? लोग जो थे वो एजुकेटेड हुए, ज़्यादा साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हुई, और लोग पुरानी जो गलत ट्रेडिशंस होते हैं उन पे क्वेश्चन करने लगे थे। ठीक है, ओल्ड जो ट्रेडिशंस है उन पे क्वेश्चन करने लगे थे। इसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, तो ये शुरू हुआ था जो सबसे पहले इंग्लैंड में आई। इस रेवोल्यूशन में मशीन्स ने हैंडमेड टूल्स को रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, मेजर चेंजेस आए थे मेथड ऑफ प्रोडक्शन में, जैसे कि ये मैंने बोला ना आपको कि रिप्लेस कर दिए हैंड टूल्स जो हाथों से बनाते थे, फैक्ट्रीज को रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, और छोटी वर्कशॉप की जगह मतलब बड़ी फैक्ट्रीज आ गई, और प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होने लगा। ये सब रेवोल्यूशन के, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होने के बाद हुआ। अब इसमें दिस लार्ज स्केल प्रोडक्शन क्रिएटेड टू मेजर नीड्स फॉर यूरोपियन कंट्रीज। अभी जो लार्ज प्रोडक्शन ये कर रहे हैं यूरोप में, इसके लिए इन्हें क्या चाहिए? दो मेजर इनकी ज़रूरतें हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की, जो कि लिखी हैं। फर्स्ट इज़ योर रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ के लिए इनको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी, और आपने सामान बनाया तो आपको मार्केट में सेल भी करना होगा, तो न्यू मार्केट्स टू सेल फिनिश गुड्स। अपने सामान को बेचने के लिए इनको नई मार्केट की ज़रूरत थी। To fulfill these needs, European countries turned towards Asia and Africa, leading to the rise of colonialism and imperialism। और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ ने एशिया और अफ्रीका की तरफ अपना रुख मोड़ लिया था। ठीक है, यहीं से कॉलोनिज्म और इम्पीरियलिज्म का राइज हुआ। मैंने आपको मीनिंग दोनों के बताए थे, राइट? चलिए, अब फर्स्ट आप पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ कॉलोनिज्म। अब कॉलोनिज्म का मतलब मैंने आपको बताया था, फिर भी देखते हैं। कॉलोनिज्म रेफर्स टू द पॉलिसी और प्रैक्टिस बाय विच अ पावरफुल कंट्री एस्टैब्लिशेस कंट्रोल ओवर वीकर कंट्रीज टू गेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मैंने आपको बोला ना, कॉलोनिज्म का मतलब क्या होता है कि एक पावरफुल कंट्री किसी वीक कंट्री पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करती है ताकि वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सके। ठीक है, सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ओके, सो ये आपका कॉलोनिज्म होता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना हमारे इंडिया में, वो किस लिए आई थी? सिर्फ ट्रेड करने के लिए। तो पहले उनका मोटिव सिर्फ क्या था? इकोनॉमिक कंट्रोल करना हमारी कंट्री में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने आगे हमारे पर इंडिपेंडेंस हमें बाद में मिली है ना, कंट्रोल किया। तो कॉलोनिज्म का मतलब होता है सिर्फ इकोनॉमिक कंट्रोल। अब हम फीचर्स पढ़ते हैं कॉलोनिज्म के। सबसे पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, फिर है पॉलिटिकल कंट्रोल, फिर रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन एंड नो पॉलिटिकल पावर। ठीक है, तो
अगर हम इसे डिटेल में पढ़ें तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज प्रॉफिट, उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट था और ट्रेड होता था, ठीक है, कॉलोनिज्म का। उसके बाद पॉलिटिकल कंट्रोल की हम बात करें तो कॉलोनीज पर मदर कंट्री का ही कंट्रोल होता था, मतलब जो कंट्री का मतलब लोग वहाँ पे हैं उन्हीं का कंट्रोल है और किसी का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। उसके बाद है लोकल रिसोर्सेज वर एक्सप्लॉइटेड, जो लोकल रिसोर्सेज थे वहाँ के वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे, क्योंकि वो लोग आ रहे थे अपना ट्रेड कर रहे थे तो अपनी चीज़ों को मोटिवेट कर रहे थे और हमारे यहाँ की चीज़ों को, मतलब इनके यहाँ की, हमारा हम तो इंडिया का नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम यूरोप का पढ़ रहे हैं, तो वहाँ की चीज़ों को वो क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे। फिर बात करते हैं नो पॉलिटिकल पावर। इसका मतलब क्या है, इंडिजियस पीपल हैड नो पॉलिटिकल पावर। इंडिजियस पीपल का मतलब होता है जो कॉमन पीपल है, तो कॉमन पीपल के पास कोई पॉलिटिकल पावर उस टाइम पर नहीं थी। और ये टाइम पीरियड क्या है कॉलोनिज्म का, ये है आपका 15th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी की बात ये कर रहा है, ठीक है। कॉलोनिज्म वॉज मेनली कमर्शियल इन नेचर, मैंने आपको बताया सिर्फ कमर्शियल मतलब खरीदना बेचना इसके लिए यूज किया जाता था। हाउएवर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी कॉलोनिज्म एक्सपेंडेड, 19th सेंचुरी में कॉलोनिज्म एक्सपेंड हुआ और उसने एक एग्रेसिव फॉर्म ले लिया अपना इम्पीरियलिज्म का। और मैंने आपको इम्पीरियलिज्म का मतलब बताया था कि जब कंट्री कंट्रोल कर रही है दूसरी कंट्री पे, लेकिन वो सारी चीज़ों को ले लेगी, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, राइट। तो कॉलोनिज्म सिर्फ इकोनॉमिक की बात करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट मीनिंग ऑफ इम्पीरियलिज्म में। देखिए हमने पढ़ ही लिया है, इम्पीरियलिज्म इज अ सिस्टम अंडर विच अ पावरफुल एंड इंडस्ट्रियली एडवांस नेशन, मतलब जिसके पास पावर है, इंडस्ट्रीज उनके मतलब अपने रिसोर्सेज उनके एडवांस्ड हैं, सब कुछ है, अब वो फोर्स के थ्रू, ये लोग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, फोर्स के थ्रू वीक कंट्री पर अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करते हैं और उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर, रिलीजन, इन सब चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो कॉलोनिज्म एक छोटा पार्ट हो गया और इम्पीरियलिज्म एक उसका ही बड़ा पार्ट है, ठीक है, इसमें फोर्स का यूज़ किया जाता है। इंडिया जैसे एग्जाम्पल हम ले लेंगे तो वही आपका पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी सिर्फ ट्रेड करने के लिए, वो कॉलोनिज्म का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद उन्होंने हम पे कंट्रोल ही कर लिया पूरा, है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वो सब आपका आपके अंदर इम्पीरियलिज्म के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नाउ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इम्पीरियलिज्म की बात करते हैं तो कंप्लीट डोमिनेशन ओवर कॉलोनीज, इम्पीरियलिज्म में कॉलोनीज पर फुल कंट्रोल डोमिनेशन होता है, ठीक है। सेकेंड इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इसमें नेचुरल भी और इकोनॉमिक रिसोर्सेज दोनों का ही एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। थर्ड इज एम्पोजिशन ऑफ फॉरेन कल्चर एंड एजुकेशन, इम्पोज करना मतलब थोपना हमारे लोगों मतलब इनके लोगों पे, ठीक है, तो फॉरेन कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को, उनके एडुकेशन को इन पर इम्पोज किया जाता था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ नेटिव पीपल्स वर इग्नोर्ड, जो वहाँ के कॉमन लोग हैं उनके जो इंटरेस्ट है वो क्या करना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी वो कंप्लीटली इग्नोर किया जाता था। टाइम पीरियड की बात करें तो ये 19th और अर्ली 20th के टाइम पीरियड के बीच की बात है, ठीक है। और इंडिया बिफोर 1947 इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इम्पीरियलिज्म अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ कॉलोनिज्म की, कॉलोनिज्म के क्या क्या कारण थे। पहले हमने कॉलोनिज्म पढ़ा था ना, पहले उसके हम कॉजेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने मीनिंग तो दोनों का पढ़ लिया। तो कॉजेज ऑफ कॉलोनिज्म के अंदर आपका फर्स्ट पॉइंट इज ट्रिपल जी पॉलिसी। ट्रिपल जी पॉलिसी अभी क्या है, देखो इसमें बनाया हुआ है गोल्ड, ग्लोरी, गॉड, ये पिक्चर आ नहीं पाई है बट कोई बात नहीं, गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। अब इसका मतलब क्या है, यूरोपियन कंट्रीज ने एक पॉलिसी फॉलो करी जिसमें वो गोल्ड का मतलब है टू अक्वायर वेल्थ इन प्रीशियस मेटल। हमारे इन लोग यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, जितने भी इनके गोल्ड है, वेल्थ है, वो सब ले जाने की बात की। ग्लोरी का मतलब होता है टू इंक्रीज पावर एंड प्रेस्टीज, अपनी पावर, अपनी प्रेस्टीज, अपनी मतलब मान सम्मान को बढ़ाने की बात करी। और गॉड का मतलब क्रिश्चियनिटी को ये वहाँ पर स्प्रेड करना चाहते थे, ठीक है। द डिजायर फॉर गोल्ड, फेम एंड रिलीजन एक्सपेंशन, इसने मेजर रोल प्ले किया कॉलोनीज को बनने में, ठीक है, जो किसी पे कंट्रोल करते हैं। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था ना कि ये लोग अपना सब कुछ एक्सपेंड तो कर रहे हैं, तो इन्हें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, रॉ मटेरियल की और मार्केट की। तो रॉ मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो द इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो डिमांड थी रॉ मटेरियल की वो थी कॉटन, कोल, टी, कॉफ़ी, रबड़, ये जैसे रॉ मटेरियल्स की डिमांड उनकी बढ़ गई थी, ठीक है। एशिया एंड अफ्रीका इन रिसोर्सेज से रिच,
थे, ठीक है। जो तो एशियन अफ्रीका कंट्रीज रिच थी, तो मेक इन्होंने अट्रैक्ट किया यूरोपियन पावर्स को वहाँ जाने के लिए, ताकि हम अपना जो भी रॉ मटेरियल है वहाँ से ले सकें, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज योर मार्केट्स फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, तो जो उनके गुड्स हैं सरप्लस, मतलब जो एक्स्ट्रा गुड्स उन्होंने बनाए हैं, तो कॉलोनीज को फोर्स किया गया कि यूरोपियन गुड्स को खरीदने के लिए, ठीक है, और रॉ मटेरियल सस्ते रेट पर एक्सपोर्ट करने के लिए। इससे लोकल इंडस्ट्री बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी। उन लोगों को क्या बोला जा रहा था कि आप हमारे गुड्स को खरीदिए, ठीक है, और जो रॉ मटेरियल है उसे भी आप सस्ते रेट पर एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। तो इस वजह से लोकल इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट इज योर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की ग्रोथ, इसका मतलब है यूरोप में पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ रही थी, ठीक है। कॉलोनीज को सरप्लस पॉपुलेशन सेटल करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने के लिए यूज किया गया था, ठीक है। सेटल्ड सरप्लस पॉपुलेशन एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फेवरेबल क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि आपके स्पाइसेस हैं, टी है, कॉफ़ी है, शुगर जैसे जो प्रोडक्ट हैं वो यूरोप के क्लाइमेट में ग्रो नहीं होते थे, इसलिए उन्हें ट्रॉपिकल कॉलोनीज का आइडिया उन्हें उस टाइम पर आया। नेक्स्ट इज कंडीशंस फेवरिंग द एक्सपेंशन ऑफ इम्पीरियलिज्म। कौन सी कंडीशंस हैं जो फेवर में आ रही थी इम्पीरियलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। फर्स्ट इज योर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसका मतलब क्या था कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन क्रिएटेड इकोनॉमिक प्रेशर ऑन यूरोपियन कंट्रीज टू एक्वायर कॉलोनीज। उन्हें ना कब्जा करना था, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री का इनका रेवोल्यू बढ़ रही थी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे थे, इनके पास इतना इकोनॉमिक प्रेशर था यूरोपियन कंट्रीज के पास कि इनको किसी ना किसी पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो ये वजह थी इम्पीरियलिज्म की। सेकेंड इज एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल का मतलब क्या है कि ह्यूज वेल्थ एक्यूमुलेटेड इन यूरोप, कैपिटलिस्ट वांटेड टू इन्वेस्ट सरप्लस कैपिटल इन कॉलोनीज वेयर लेबर वॉज चीप। अब इनके पास एक्सेस कैपिटल था, अब ये वेल्थ लोगों की ले रहे हैं, इनके पास पैसा ज़्यादा था, तो ये चाह रहे थे कि कहीं इन्वेस्ट करें, तो ये अपनी कॉलोनीज बना रहे थे। कॉलोनीज मतलब जिन लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है ना, जहाँ पर लेबर इन्हें चीप मिले, प्रॉफिट इन्हें ज़्यादा मिले, इन्वेस्टमेंट सेव हो। तो ये एक सेकेंड था इम्पीरियलिज्म का कारण, ठीक है। थर्ड इज रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। इसका मतलब क्या है? मिशनरीज ने सपोर्ट किया इम्पीरियलिज्म को, क्यों उन्होंने इसको सपोर्ट किया? क्योंकि इनका एक मोटिव था कि क्रिश्चियनिटी को ये स्प्रेड कर देंगे, इनको फुल सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट से। इस वजह से क्रिश्चियन मिशनरीज का रोल यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है इम्पीरियलिज्म को आगे ले जाने में। फोर्थ पॉइंट इज स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। अब जो कॉलोनीज थी वो सिंबल बनी नेशनल पावर की, प्रेस्टीज की, कि ये हमारा कंट्रोल है, हमारी पावर है इन पे, ठीक है। यूरोपियन नेशन ने compete किया एक दूसरे के साथ टू अक्वायर मोर कॉलोनीज, ताकि उन्हें ज़्यादा जगहों पर वो अपना कब्जा कर सकें। फिफ्थ पॉइंट इज सिविलाइजिंग मिशन। अब इसका मतलब क्या है? यूरोपियंस ने बिलीव किया दैट दे वर कल्चरली सुपीरियर। उन्हें लगता था कि हम कल्चरली ज़्यादा सुपीरियर हैं, तो दे जस्टिफाइज इम्पीरियलिज्म बाय क्लेमिंग दैट इट वाज देयर ड्यूटी टू सिविलाइज द पीपल ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। अब उन्होंने बोला हम इतने अच्छे तरीके से रहते हैं, हमारे पास इतनी पावर है, तो हम जो ये एशिया अफ्रीका, ये जितने भी यहाँ के लोग हैं, इनको हम सिविलाइज करेंगे, हम सिखाएंगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज योर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब इन्वेंशन हुई स्टीमशिप की, रेलवेज की, टेलीग्राफ की। ये ईजियर बन गया कनकर करने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए डिस्टेंट टेरिटरीज, जो दूर में जगहें हैं, वहाँ पर आपको अगर वो करना है, कब्जा करना है, तो आपके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो गई और कम्युनिकेशन भी डेवलपमेंट हो गया। आप किसी को कॉल कर सकते हैं, किसी से कॉल इन द सेंस आप टेलीग्राफ भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनकी वजह से इम्पीरियलिज्म आपका इंक्रीज हुआ, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज योर वीकनेस ऑफ एशियन अफ्रीका। अब एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज थे लैग्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इनके पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं थी, ठीक है ना, जो कि आपकी यूरोपियन कंट्रीज के पास थी। इनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो बहुत वीक था, ठीक है, एंड आउटडेटेड वेपन्स ये यूज कर रहे थे। तो ये दिस मेड देम इजी टारगेट फॉर द यूरोपियन पावर्स। ये इजी टारगेट हो गया था यूरोपियंस के लिए, ठीक है। सो दीज आर द कंडीशंस विच आर फेवरेबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इम्पीरियलिज्म। आप लोग पॉइंट्स याद कर सकते हैं, देर आर 7 पॉइंट्स, यू कैन लर्न एनी 4 और 5 याद कर लीजिए और उनके 1 लाइन्स में आप आंसर दे देंगे तो भी आपका आंसर कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ ऑफ इम्पीरियलिज्म इन एशिया, ठीक है। ये आपको एक वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि इम्पीरियलिज्म की ग्रोथ कैसे हुई एशिया में। सो एशिया वॉज रिच इन रॉ मटीरियल्स एंड चीप लेबर
मेजर इम्पीरियल पावर्स एस्टैब्लिश कॉलोनीज हियर। मैंने आपको पहले ही बताया, जो एशिया है, अफ्रीका है, उनके पास रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा थे, तो यूरोपियन कंट्रीज़ वैसे ही अट्रैक्ट हो रही थी, ठीक है। ब्रिटिश कॉलोनीज़ की अगर हम बात करें, जो यहाँ पे थे, इंडिया, बुर्मा, श्रीलंका, मलाया, तिब्बत, ये ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंडर थे, ठीक है। पोर्टुगीज की बात कर लेते हैं, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, मकाओ। डच कॉलोनीज़ की बात करें, जावा, सुमंत्रा, बोर्नियो, मलाका। फ्रेंच कॉलोनीज़ की बात करें, पौंडीचेरी, चंद्रनगोर, मॉरिटस और फ्रेंच इंडो चाइना, ठीक है, वियतनाम, कोलंबिया, लाओस, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जर्मन और रशियन एक्सपेंशन की बात करें तो जर्मनी कंट्रोल पार्ट्स ऑफ द पैसिफिक, रशिया एक्सपेंडेड इनटू सेंट्रल एशियन पार्ट ऑफ चाइना। ये ग्रोथ बता रहा है कि इम्पीरियलिज्म एशिया में कहाँ कहाँ पर हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश कॉलोनीज इंडिया गई थी, श्रीलंका गई थी, ये डच कॉलोनीज आपकी जावा गई थी, ये गई थी, पोर्टुगीज आपकी गोवा, दमन दीव, मतलब ये बता रहे हैं कि इम्पीरियलिज्म कहाँ कहाँ हुआ था। आप इनके एक दो एग्जाम्पल्स लर्न कर सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलोनिज्म इन चाइना। चाइना में कॉलोनिज्म की बात करें, कॉलोनिज्म का मीनिंग हमें बहुत अच्छे से पता है ना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं। तो चाइना वॉज नॉट फुल्ली कॉलोनाइज बट वॉज इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड बाय इम्पीरियल पावर्स। हमें पता है वैसे भी कॉलोनिज्म किसकी बात करता है, इकोनॉमिक की बात करता है। तो हम बोल रहे हैं चाइना फुल तरीके से, मतलब फुल्ली तरीके से कॉलोनाइज नहीं हुआ था, बस इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट हुआ था, ठीक है। ओपियम वॉर्स के बाद पोर्ट्स वहाँ पर ओपन हुए, हांगकांग ब्रिटेन को दिया गया, डिफरेंट पावर्स के स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बने और यूएसए ने ओपन डोर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, ठीक है, ये सब हुआ। सेवरल यूरोपियन पावर कंट्रोल स्फेयर्स हो गए, यूएस ने अपना ओपन डोर पॉलिसी को आगे इंट्रोड्यूस किया। चाइना सॉवर्जिनिटी वॉज वीकेंड ड्यू टू फॉरेन डोमिनेशन। अब चाइना की ये जो पावर है वो वीक क्यों हो रही थी, क्योंकि फॉरेन डोमिनेशन यहाँ पर हो रहा था, बाहर के लोगों का ज़्यादा पावर आ रहा था, ये एक कारण था, ठीक है। अब इम्पैक्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म ऑन इंडिया। अब हमारे इंडिया पे क्या इसका इफेक्ट पड़ा, ठीक है, इसके भी 7 पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ विलेज इकोनॉमी। इसका मतलब है इंडिया सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी कोलैप्स। हमारे सेल्फ सफिशिएंट एक विलेज इकोनॉमी थी कि हम अपने काम खुद से कर सकते हैं, वो डिस्टर्ब हो गई, कोलैप्स हो गई, खत्म हो गई, ठीक है, इम्पीरियलिज्म की वजह से। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट। अब जो ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स बना रहे थे उन्होंने हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, एंटायर जो हमारे इंडिया को गोल्डन बर्ड कहा जाता है, हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था, एंटायर इंडियन वेल्थ को ट्रांसफर कर दिया गया और ब्रिटेन को विदाउट एनी बेनिफिट्स टू इंडिया। इंडिया में कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, हमारे बिना किसी भी बेनिफिट की हमारी सारी चीज़ें उनको दे दी गई। फोर्थ पॉइंट इज डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अब इंडियन इंडस्ट्री में डिक्लाइन हुआ, क्यों, क्योंकि वो compete ही नहीं कर पा रही थी ब्रिटिश फैक्ट्रीज के साथ। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा था, ठीक है, ग्रो कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स को बनाने के लिए, आपने सुना होगा एक एग्जाम्पल था हमारा इंडिगो का, है ना, उसमें इंडिगो की फार्मिंग आप करो, ये हमें फोर्स किया जाता था, जिससे पोवर्टी आई और भूखमरी भी आई हमारी कंट्री में। 6 पॉइंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एडुकेशन। वेस्टर्न एडुकेशन ने क्रिएटेड अवेयरनेस बट ऑल्सो प्रोमोटेड वेस्टर्न कल्चर ओवर इंडियन ट्रेडिशन। हम नहीं कह रहे कि वेस्टर्न एजुकेशन गलत थी, वो सही थी, वो अवेयरनेस भी हमारे अंदर लेकर आ रही थी, लेकिन साथ साथ वो वेस्टर्न कल्चर लेकर आ रही थी और हमारे इंडियन ट्रेडिशन को बिल्कुल ख़त्म कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब ये हमें पता ही है कि ये लोग अपना जो धर्म है, अपना रिलीजन, इसको प्रमोट कर रहे थे, तो क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे वो कन्वर्ट कर रहे थे एक्टिवली हमारे पीपल को, इससे इंडियन रिलीजन और कल्चरल लाइफ पर इफेक्ट पड़ रहा था। ये सब आपके इम्पैक्ट हो गए इम्पीरियलिज्म के इंडिया में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी पॉइंट्स में मैंने आपको समझाया, आप इसके भी 4-5 पॉइंट्स लर्न कीजिए। पॉइंट्स आपको जो टॉपिक है, हेडिंग जो होती है वो बुलेट में जो आप ऐसे अंडरलाइन करेंगे वो बिल्कुल आपका सेम होना चाहिए, अंदर आप खुद से समझ के बनाकर आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ मॉडर्न इम्पीरियलिज्म एंड इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इम्पीरियलिज्म, इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म, ठीक है, एंड दिस इज योर लास्ट पॉइंट।
तो हमने जो बात करी कि मॉडर्न इम्पीरियलिज्म में आपका ये सिर्फ ओनली मिलिट्री तक नहीं थी, ये आपकी इकोनॉमिक और कल्चरल भी थी, जिसको हम नियो इम्पीरियलिज्म भी बोल सकते हैं या इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म भी बोल सकते हैं। इसके बीच में गैप है, ये ग्रीन वाला अलग है, ब्लैक वाला अलग है, ये थोड़ा आगे नहीं जा पाया, ठीक है। सो ये आपका लास्ट टॉपिक था। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। तो कॉलोनिज्म और इम्पीरियलिज्म जो था लेड टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। एशिया एंड अफ्रीका में ये एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था, मेकिंग यूरोपियन नेशन रिच एंड पावर। जो यूरोपियन नेशंस थे वो रिच और पावरफुल बन रहे थे। जैसे कंट्रीज थी, जैसे इंडिया सफर्ड पोवर्टी, हमारे यहाँ पोवर्टी, कल्चरल डैमेज हुआ, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हुई, ठीक है। इसकी वजह से आज भी स्टिल कॉलोनिज्म की वजह से कॉलोनिज्म हमारे विजिबल टुडे इन द फॉर्म ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड इनइक्वालिटी में दिखता है। हमें पता है ना, हमारी कंट्री अभी डेवलपिंग कंट्री है ना, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, कई कंट्रीज अंडर डेवलप्ड हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉलोनिज्म और इम्पीरियलिज्म का इफेक्ट था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। इसमें हम कमेंट सेक्शन में आप देख लीजिएगा। और अगर आपको और कुछ वीडियोस चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।